हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडियन इकॉनमी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे जो क्लास 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसे रिवाइज करेंगे उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कर कर। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वेस कैनल वॉज ओपन इन, जो स्वेस कैनल है वो किस ईयर में ओपन हुई थी? तो ऑप्शन ए 1867 में कि 1868 में, ऑप्शन सी में है 1869, ऑप्शन डी 1870। तो स्वेस कैनल किस ईयर में ओपन हुई थी? 1869 में। और जो स्वेस कैनल थी बेसिकली किस लिए ओपन की गई थी? ताकि जो इंडिया और ब्रिटिश के बीच का जो लॉन्ग रूट था उसे कम करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, जब ये कैनल ओपन नहीं हुई थी तो उससे पहले जो डिस्टेंस थी, जैसे अब ब्रिटेन से इंडिया जाना हो, इंडिया से ब्रिटेन जाना है तो काफ़ी लॉन्ग रूट था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर जाना पड़ता था। तो जब इस कैनल को ओपन करा तो फिर क्या हुआ, जो डिस्टेंस थी, जो शॉर्टकट एक रूट मिला था, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। तो अब हमें इसमें ध्यान रखना होगा कि जो स्वेस कैनल थी वो ओपन कब हुई? 1869 में। फिर सेकंड क्वेश्चन, फार्मिंग विच फोकसेस ऑन बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड। ऐसी फार्मिंग जो कि फैमिली की बेसिक नीड्स पे फोकस करती है, इस टाइप की फार्मिंग को क्या बोलते हैं? स्टैग्नेंट फार्मिंग, ऐसी तो कोई फार्मिंग नहीं है। सब्सटेंस फार्मिंग, तो क्योंकि बात हो रही है ना फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जब फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं तो उस फार्मिंग को बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग की मेन एम है फार्मर्स का मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं करना, फैमिली नीड्स को फुलफिल करना है, सेल्फ प्रोडक्शन के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मर्स प्रोडक्शन करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग तो ऐसी फार्मिंग होती है कि फार्मर्स खेती बाड़ी कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं मार्केट के लिए, मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो कमर्शियल फार्मिंग तो नहीं है ये, कौन सी फार्मिंग है? फिर सब्सटेंस फार्मिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिया की इकॉनमी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो कैसी थी? डेवलप्ड? डेवलप्ड तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि डेवलप्ड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिसमें कोई जो है प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे पॉवर्टी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो इकॉनमी डेवलप्ड है। और जैसे कि जो सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्जरी, उनमें बैलेंस्ड ग्रोथ है। लेकिन इंडिया में उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो इंडियन इकॉनमी कैसी थी? अंडर डेवलप्ड भी थी, अंडर डेवलप्ड थी और साथ ही साथ स्टेगनेंट भी थी। स्टेगनेंट इकॉनमी कौन सी होती है? एक ऐसी इकॉनमी जिसकी नेशनल इनकम या तो बिल्कुल ही इंक्रीज ना हो या फिर इंक्रीज होती है बहुत कम रेट से। जैसे इंडिया की इनकम उस टाइम पे 0.5% पर एनम से बढ़ती थी, तो ये स्टैग्नेशन का साइन है। कैसी इकॉनमी थी इंडिया की इकॉनमी? अंडर डेवलप्ड भी थी, स्टैग्नेशन भी वहां पे थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, बोथ बी भी आएगा और सी भी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंड होल्डिंग्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर, जो लैंड होल्डिंग्स थी, जो लैंड साइज था उस टाइम पे कैसा था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ? तो फ्रेगमेंटेड था, लार्ज था, स्मॉल था, या बोथ ए एंड सी? फ्रेगमेंटेड भी था। फ्रेगमेंटेड होता है कि जो लैंड्स थी वो फैली हुई थी, और साथ ही साथ स्मॉल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। फ्रेगमेंटेड थी, ठीक है, स्कैटर्ड थी, फ्रेगमेंटेड थी, स्मॉल भी थी, छोटे छोटे पीसेस में बटी हुई थी, जिससे कि जो एग्रीकल्चर करने की कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा आया करती थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, फ्रेगमेंटेशन भी था, स्मॉल भी थी लैंड साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर, रेलवेज का इंट्रोडक्शन इंडिया में कब हुआ? इट वॉज 16th ऑफ अप्रैल 1853। जो फर्स्ट रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में वो स्टार्ट हुई थी 16th ऑफ अप्रैल 1853 से। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी फर्स्ट टाइम? मुंबई से लेकर थाने तक, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कीजिए, हम और आगे इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स वाज कॉज्ड बाय। हैंडीक्राफ्ट का डीके हुआ था, जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डिस्ट्रॉय हो गया था, ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया था। उसका रीज़न क्या था, उसके कॉजेस कौन कौन से थे? तो ऑप्शन ए में बोला गया है ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी, ये एकदम ठीक है। ब्रिटिशर्स ने टैक्स पॉलिसी बनाई थी कि अगर इंडिया जो है ब्रिटेन के अलावा और कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, बट अगर इंडिया ब्रिटेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो कोई टैरिफ कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस वजह से जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था उसकी जो डिमांड थी इंटरनेशनल लेवल पे भी ख़त्म हो गई और साथ ही साथ डोमेस्टिक लेवल पे भी ख़त्म हो गई थी। फिर कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन करना मुश्किल हो गया था इंडिया के लिए, क्योंकि अगर इंडिया अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन के साथ तो ब्रिटेन के जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं ईजिली इंडिया में आ सकते हैं बिना किसी टैक्स के। और वो प्रोडक्ट कैसे थे, मशीन मेड थे, अट्रैक्टिव थे, उनका प्राइस कम था। और जबकि जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, एक्सपेंसिव भी थे। तो मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन करना उस टाइम पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था। नेक्स्ट, डिमांड पैटर्न में भी चेंज आ रहा था। जो इंडियंस हैं उनका डिमांड करने का तरीका बदल रहा था, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो वो कर रहे थे। तो ये सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स था उसका डीके हुआ। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर ऑफ। इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर ऑफ, इंडिया एक्सपोर्टर था। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था मेनली? तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, या फिर कैपिटल गुड्स, या ऑल ऑफ दीज। तो जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर था किसका? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल का। इंडिया की क्या पोजीशन हो गई थी उस टाइम पे कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल। और इम्पोर्ट किस चीज़ का हो रहा था? फिनिश गुड्स का। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टैरिफ टैक्स पॉलिसी बना दी। इंडिया की पोजीशन क्या हो गई थी? इंडिया जो है रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है ब्रिटेन को, इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था, रॉ मटेरियल का इंपोर्टर बन गया था, फिनिश गुड्स का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने टैरिफ पॉलिसी बनाई थी। और ये वाला टॉपिक हमने जो वीडियो का लास्ट वाला पार्ट है उसमें कवर अप किया है, उसे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अ साइन ऑफ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, 0 to 1 years के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनकी डेथ ज़्यादा हो रही थी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है तो ये किस चीज़ का साइन है, ये क्या सिग्निफाई करता है? एक्सट्रीम पॉवर्टी, एकदम ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। और हेल्थ केयर भी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, पुअर हेल्थ केयर है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि कंट्री में पॉवर्टी है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम पे इंडिया का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, डेमोग्राफिक मीन्स डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के फीचर्स का पता चलता है इसमें। डेमोग्राफिक बोलते हैं पॉपुलेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो कैसा था इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? बर्थ रेट कैसा था ये हमने समझा था, हाई बर्थ रेट था उस टाइम पे। डेथ रेट भी काफ़ी हाई था। इन्फेंट मोर्टेलिटी वॉज वेरी हाई एट दैट टाइम। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज, सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए बी सी। नेक्स्ट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज इंगेज्ड इन। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे अधिकतर जो जनसंख्या थी, ज़्यादातर जो लोग थे वो किस सेक्टर में इंगेज थे, क्या एक्टिविटी वो ज़्यादातर करते थे? तो मेनली किस सेक्टर में इंगेज थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज थी एग्रीकल्चर में। तो अब यहाँ से ऑप्शन में है एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रेड, माइनिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज तो वैसे ही उनका तो डीके हो गया था, वो तो इतनी डेवलप हो ही नहीं पाई थी। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन किस में इंगेज थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज थी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर बायस इन सोसाइटी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इंडिकेटेड बाय। जो जेंडर बायसनेस है, जो मेल फीमेल में जो इनइक्वालिटीज़ थी, तो वो किस चीज़ से, किससे इंडिकेट हो सकती है, किससे हम शो कर सकते हैं? मॉर्टेलिटी रेट से। मॉर्टेलिटी रेट मृत्यु दर होता है कि हर 1000 लोगों के पीछे कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की डेथ होती है, तो मॉर्टेलिटी रेट जो है जेंडर बायसनेस को नहीं शो कर सकता। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट जो है जेंडर बायसनेस को शो करता है, क्योंकि उस टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो जो लिटरेसी रेशियो था वो बहुत ज़्यादा लो था। और अगर लिटरेसी में भी देखिए, मेल लिटरेसी रेशियो, फीमेल लिटरेसी रेशियो, जो फीमेल लिटरेसी रेशियो था वो सबसे ज़्यादा, वो और ज़्यादा लो था। ऑल ओवर लिटरेसी रेशियो 16% था, और फिर जैसे फीमेल का देखिए उसमें तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास था। तो एक तरीके से यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो मेल और फीमेल है उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ थी। बात की जाए लिटरेसी की, तो लिटरेसी जो टर्म होती है इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी जो पर्सन है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को रीड एंड राइट, लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो उसे हम बोलते हैं लिटरेट। तो उस टाइम पे लिटरेसी रेशियो लो था, लेकिन फीमेल लिटरेसी रेशियो और भी ज़्यादा लो था। तो जेंडर बायसनेस को ये शो कर रहा है। डेथ रेट भी शो नहीं करेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी शो नहीं कर सकता। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का अगर बर्थ होता है तो उसकी एवरेज लाइफ कितनी होगी, कितना वो जी सकता है, एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है। ये जो सारे पॉइंट है, मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारे किसके पॉइंट है कि जो इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल था वो कैसा था, उसमें ये सारे पॉइंट हमने पढ़े थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गॉट सेवरली अफेक्टेड अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी? तो वो कौन सी इंडस्ट्री थी, ये तो बहुत ही क्लियर है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अभी आया था ना पॉइंट कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया का हैंडीक्राफ्ट डीके हुआ था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उसके रीज़न जो हमने देखे थे कि हाँ, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने टैक्स लगा दिया, टैरिफ पॉलिसी बना दी, डिमांड पैटर्न में चेंज आ गया था, मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो सबसे ज़्यादा जो बैड इम्पैक्ट हुआ था वो किस इंडस्ट्री पे हुआ? इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे बैड इम्पैक्ट हुआ था ब्रिटिश रूल का, कॉलोनियल पीरियड का। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 13, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कितने कितने प्रपोर्शन में, कितने रेशियो में जो पॉपुलेशन है वो इंगेज थी एग्रीकल्चर में? तो इसका कितना आंसर था? अप्रॉक्स 60% है कि अप्रॉक्स 65% या अप्रॉक्स 70% या 40%? तो इसका राइट आंसर क्या? अप्रॉक्सीमेटली 70% जो पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी एग्रीकल्चर में। 72 अप्रॉक्स हो गया, एक मतलब एक एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 14, स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज। अब स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? ऑप्शन ए है लिटिल ग्रोथ इन इनकम, कि इनकम में बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हो। हाई ग्रोथ इन इनकम, ये तो हो ही नहीं सकता। स्टैग्नेशन का मतलब ही क्या होता है कि ग्रोथ इन इनकम बहुत कम है, या तो हो ही नहीं रही है, बहुत ही माइनर है, तो स्टैग्नेशन होता है। ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही इकोनॉमी में, ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पा रहे। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये भी करेक्ट है। प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर होती है? पर हेक्टेयर लैंड पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे मेजर करते हैं। प्रोडक्टिविटी कम होगी, अगर पर हेक्टेयर लैंड पे प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम भी कम होगी, उसकी इंक्रीमेंट भी कम होगी। तो इसमें स्टैग्नेशन का जो एक तरीके से मीनिंग बनता है, वो स्टैग्नेशन जो है वो क्या है, वो क्या शो कर रहा है? लिटिल ग्रोथ इन इनकम एंड लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इट मीन्स बोथ ए एंड सी। ठीक है, अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हुए, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।